आज मैं बेहद खुश था क्योंकि मेरी शादी मेरी ही पसंद की लड़की से जो हो गई थी। उसका नाम राधिका था। राधिका को मैंने किसी की शादी के एक फंक्शन में देखा था और पहली बार में उसके प्यार में पड़ गया। वो इतनी सुंदर थी कि मैं कुछ ही दिनों में उसके घर वालों के पास उसका हाथ मांगने के लिए चला गया था और राधिका भी तुरंत राजी हो गई क्योंकि मेरे पास अच्छी नौकरी थी, घर भी अपना ही था, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद उसकी और मेरी आज शादी हो गई। मेरे लिए तो ये 6 महीने 6 सालों जैसे बीते थे। उसकी आवाज बेहद मीठी थी जिसको हमेशा सुनने का मन करता था। हमारी बीच बीच में कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। मैं तो अपने आप को हमेशा यही समझ लेता था कि कोई बात नहीं, जितना लंबा इंतजार उतना ही गहरा प्यार। जब से हमारी शादी पक्की हुई उसके बाद तो मेरा प्यार उसके लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसकी उम्र 23 साल थी और वो बेहद सुंदर थी। मेरी उम्र 26 साल थी। मैं भी वैसे कुछ कम सुंदर नहीं था। राधिका मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं थी। अब आज क्योंकि मेरी शादी उससे हो गई थी तो मेरा लंबा इंतजार भी खत्म हो गया था। आज वो मेरे सामने मेरे ही कमरे में मेरी पत्नी बनी बैठी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसको दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेहद उत्साहित था। जब मैं अपने कमरे में गया तो उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाया वो बेहद घबरा गई। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे लगा कि शायद वो शर्मा रही होगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा जितना तुम्हें कभी किसी ने नहीं दिया होगा। उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। एक अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पर। बेहद सुंदर लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो जो मेरे सामने बैठी है। मैं तो अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझता था। मैं राधिका के पास बैठा बैठा बस उसकी तारीफें किया जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी मुझे दिख नहीं रही थी। शायद वो बहुत ज्यादा शर्मीली थी। मुझे लग रहा था वो शायद रो रही है। जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा उसने मुझे कहा कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। उसकी बात सुनते ही मैं थोड़ा असहज हो गया। थोड़ी देर पहले तो मैं बहुत खुश था, लेकिन उसका व्यवहार मेरे लिए थोड़ा चिड़चिड़ा सा नजर आ रहा था मुझे। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके पास ना जाऊं इसलिए वो बहाने बना रही है। लेकिन फिर मैंने अपने मन को थोड़ा ठीक किया और कमरे से बाहर निकला दवाई ढूंढने के लिए। डर भी लग रहा था कि अगर सब लोग बाहर पूछेंगे कि क्या हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द है और मैं उसे दवाई दे रहा हूं। थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? खैर, डरते डरते बाहर आया तो घर में सब सो चुके थे। मैंने चैन की सांस ली। मैं दवाई ढूंढ ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा भाई था। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, बस राधिका की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए दवाई लेने आया हूँ। वो कहने लगा कि अरे, शादी की पहली रात को सब लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं। जब उसे उसकी पसंद का पति नहीं मिलता तब, या उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो जाती है तब इसी तरह के बहाने बनाए जाते हैं। उसकी बातों को सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी बातें कर रहा था मुझसे। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि कहीं वो जो कह रहा है वो सच तो नहीं। लेकिन मैं हमारी शादी की पहली रात पर ही घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। चुपचाप दवाई ढूंढने लगा, पर दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा भी चल रहा था कि कहीं ये सब बातें सच तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि राधिका को मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। क्या उसे मैं पसंद नहीं हूं? पर अगर ऐसा है तो उसने हाँ ही क्यों की? वैसे जहां तक मुझे पता है उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बाद ही शादी के लिए हाँ कही थी। पर फिर ये लगा कि हो सकता है कि मेरे भाई ने जानबूझकर मजाक में ये सब बातें मुझे कही हो। वैसे भी इस तरह के मजाक चलते हैं शादी में। खैर, मैंने उसकी बातों को अपने दिमाग से निकाला और राधिका के बारे में सोच रहा था। मैं ख्याल आ रहा था कि उसको अस्पताल ले जाता हूं, लेकिन फिर यह भी लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि शादी की पहली रात अस्पताल लेकर जाने की जरूरत पड़ गई। तरह तरह की बातें बनने लगेगी। शादी ब्याह में लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आप जानते हैं, मेरी शादी का सारा खर्चा मैंने खुद ही उठाया था। बहुत धूमधाम से की थी मैंने शादी। बहुत खर्चा किया था मैंने अपनी शादी की हर रस्म पर। हालांकि हम बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन मैं सब कुछ अपनी हैसियत से ज्यादा ही कर रहा था। खैर, इधर उधर की सारी बातों को अपने दिमाग से निकालने के बाद मैं राधिका के पास वापस गया और उसको दवाई दी। उसको कहा कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो और लाइट बंद करके मैं बाहर हॉल में चला गया। अब पूरे घर में एकदम सन्नाटा था। सब सो रहे थे
और मैं चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। पता नहीं वहीं बैठे बैठे कब आंख लग गई। कुछ ही देर में माँ की आवाज से मेरी आंख खुली। माँ कहने लगी कि नमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं माँ को क्या ही बोलता। मैंने बात को संभालते हुए कहा, माँ आप तो जानती ही हो ना, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो बस अभी ही आकर बैठा हूँ, चाय के लिए आया था। पता नहीं बैठे बैठे कब आंख लग गई। वो कहने लगी, सब ठीक तो है बेटा? मैंने कहा कि हाँ माँ, सब ठीक है। माँ ने आगे कहा कि अगर अभी तुम्हें किसी रिश्तेदार ने यहाँ ऐसे देख लिया होता तो ना जाने कितनी बातें बना दी होती। अभी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ, थोड़ी देर बाद बाहर आना। मेरे उदास चेहरे को देखकर माँ को अंदाजा शायद हो ही गया था कि कुछ तो गलत है। वो अक्सर मेरी आंखों से मेरी खुशी और मेरे गम दोनों को ही पहचान जाया करती थी, और आज शायद मेरे मन की उलझन मेरी आंखें बयां कर रही थी। जब मैं अंदर कमरे में गया तो राधिका बेड पर नहीं थी, लेकिन बाथरूम में से पानी की आवाज आ रही थी। नहा रही थी शायद वो। सामने के दृश्य को देखकर मेरी तो आंखें भीग गई। मैं तो इन सब के बारे में सोच तक नहीं सकता था। सामने बिछी चादर पर कुछ धब्बे थे जो मुझे कुछ अलग ही बात बता रहे थे। मुझे नहीं पता था कि इन सब का मतलब क्या होता है। बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि मैं जब रात को कमरे से बाहर आया था तो शायद कोई मेरे पीछे से इस कमरे में गया था। क्या ये सब वही था जो मैं सोच रहा था? राधिका क्या मुझे किसी के साथ मिलकर धोखा दे रही थी? ये सब सोच रहा था तभी वॉशरूम से बाहर राधिका आ गई। मैंने उसे धब्बों के बारे में पूछा तो वो थोड़ी हड़बड़ा सी गई। मैंने उसे फिर से कहा कि क्या है ये सब, मुझे जानना है। एक के बाद एक कई सवाल मैंने उसे पूछ लिए थे, पर वो निशब्द चुप मेरे सामने खड़ी थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। जब उसने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसने सिर्फ इतना कहा कि आप 3 महीने रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज उससे पहले आप मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है फिलहाल। मुझे उसकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं था। मैं समझ गया था कि वो जरूर कोई ना कोई बहाना बना रही है। मुझे मेरे सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए थे। मैंने उसे कहा कि कल रात को तो तुमने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, इसीलिए ही मैंने तुमसे शादी की थी। लेकिन प्यार शायद अंधा होता है ना, तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं किया। अब लग रहा है कि शायद तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत जल्दबाजी कर दी मैंने। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे अभी नहीं बता सकती पर 3 महीने बाद बता सकती हो? अगर तुम्हारा किसी के भी साथ अफेयर चल रहा है तो तुम मुझे आज ही बता दो, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल ही लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि ये सब बातें कमरे से बाहर जाएं, इसलिए मेरी आवाज बेहद धीमी थी। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बातों को हमेशा अपने मन में ही रखता था। मेरी आदत नहीं थी कहीं यहाँ की बात वहां और वहां की बात वहां करने की। मेरा गुस्सा देखकर आज तो राधिका भी बहुत ज्यादा डर गई थी और रोने लग गई थी। वो मेरा प्यार थी, उसे रोता हुआ देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब जो भी हो, इतना तो मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो गलत है। शायद मैं जिस राधिका को इतनी मासूम और सुलझी हुई समझता था वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा भाई राधिका को पहले से ही जानता था और उसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा मिलनसार था। वो हमेशा राधिका के साथ हंसी मजाक करता रहता था। उसका महीने में 3-4 लड़कियों से तो संबंध होता ही था। उनके साथ घूमता फिरता था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो खुद की भाभी के साथ भी ऐसा करेगा। मुझे याद आया कि कल रात को वही मेरे पास आया था और राधिका के बारे में मुझसे ऐसी बातें बोल रहा था। मैंने ही विश्वास नहीं किया। शायद यही होगा कि उसका राधिका से कोई चक्कर चल रहा होगा, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि मैं राधिका के पास जाऊं। शक का बीज मेरे मन में आ गया था। तभी सामने नजर पड़ी तो टेबल पर मेरे भाई की घड़ी रखी हुई दिखाई दी। मेरा शक और गहरा हो गया। जितना गुस्सा मुझे आज राधिका पर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आज मुझे अपने भाई पर भी आ रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, अपनी गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। आज मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा था। अंदर ही अंदर कुछ टूट सा रहा था। पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। मम्मी पापा का जब बार बार फोन आने लगा तब समझ आया कि काफी देर हो गई है। मैंने खुद को समझाया और मैं घर वापस चला गया। मैं उन पुरुषों में से नहीं था जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते। मेरे अंदर बहुत सब्र था। मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता था। जैसे ही घर पहुंचा तो माँ पूछने लगी कि नई दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। घर में सब खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो जैसे मर ही गई थी, लेकिन तभी भी घर में ऐसे ही दिखाया जैसे मैं खाना खाकर आया हूं। राधिका सबके सामने मेरा सिर्फ चेहरा ही देखती जा रही थी।
पर ना मैंने उससे कुछ कहा और ना ही अपने भाई से। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब राधिका कमरे में आई तो मैं छत पर चला गया। मुझे उसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करनी थी। काफी देर तक मैं छत पर ही रहा। माँ मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गई थी। मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, खाना ज्यादा खा लिया था ना, तो बस टहलने आया था। उनके सामने तो मुझे अपने कमरे में जाना ही था। कैसे आज भी बाहर सो जाता। जब नीचे अपने कमरे में गया तो राधिका सो चुकी थी। अपने आप को पूरा कंबल में लपेटे हुए सो रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सोफे पर बैठ गया। काफी देर तक बैठा हुआ था तो देखा कंबल में किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने कंबल हटाकर देखा। मेरा शक यकीन में बदल गया। उस कंबल में कोई था ही नहीं। वहां सिर्फ तकिया रखे हुए थे, कुछ इस तरीके से कि मुझे लगा शायद राधिका सो रही है। मुझे नहीं पता था कि राधिका क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी, पर वो मुझे खुद शक करने पर मजबूर कर रही थी और दिन ब दिन अपनी हरकतों से मेरे शक को यकीन में बदल रही थी। इतनी रात को वो कहाँ जा सकती थी? ना जाने क्यों मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे से थोड़ी दूर ही था कि मुझे बातें करने की आवाज आ रही थी। ये आवाज जानी पहचानी थी, राधिका की ही लग रही थी। वो किसी से तो बात कर रही थी। अभी तक तो मैं उसके कमरे तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन खिड़की में से आवाज आ रही थी और मुझे उस आवाज को सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राधिका शायद फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, नमन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम तो जानते ही हो ना कि मैं ये बात अपने पति को नहीं बता सकती। अगर उसको सच पता चल गया तो वो तो मानो मेरी जान ही ले लेंगे। वो मेरे इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या मुझे वो छोड़ भी दे शायद। ये बात मैं जानती हूँ कि कल रात को तो मैंने जैसे तैसे उनको अपने से दूर रखा था। उसके बाद भी वो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन ऐसे में कितने ही दिन रख पाऊंगी। वो और भी बहुत कुछ बोल रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी उसे सुनने की। मैं समझ चुका था कि वो मुझे धोखा दे रही है। मैं उल्टे पांव अपने कमरे में वापस चला गया। कुछ ही देर में वो कमरे में वापस आई। मैं अपने आप को आज कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम शादी के लिए मना कर देती। मेरी बातों को सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। मुझे आज उसके कहे हुए हर शब्द झूठे लग रहे थे। मैंने उससे कहा कि अगर ये बात सच है तो तुम मुझे हमेशा दूर दूर रहने को क्यों कहती हो? क्यों तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो? कहने लगी, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ समय में बता दूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो कौन है जो मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर रहा था। आज तक भी हमारे बीच में क्या चल रहा है इसकी भनक घर वालों को नहीं लगी थी। मैं घर में किसी तरीके का कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर कोने में सो गया। समय बीत रहा था। मैंने अपने ऑफिस को भी दोबारा से ज्वाइन कर लिया था। राधिका को मेरे परिवार वाले बहुत पसंद करते थे। वो भी घर में सबका बहुत ख्याल रखती थी। उसने कभी किसी को कोई मौका नहीं दिया था कि उसके बारे में कभी भी कोई सवाल करे या कुछ गलत बोले। लेकिन मेरे साथ उसके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, या ऐसा कहूं कि कोई रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ था। राधिका मेरा भी बहुत ध्यान रखती थी। मेरे खाने पीने का, मेरे कपड़ों का, हर चीज का वो ध्यान रखती थी। मुझे नजर आता था। लेकिन जब भी रात को वो कमरे में आती थी तो हमेशा कोई ना कोई बहाना उसका तैयार होता था। कभी कहती पेट में दर्द हो रहा है तो कभी कहती पैरों में। वो सब कुछ कर रही थी जिससे वो मुझे अपने आप से दूर रख पाती। इस बात को मैं साफ साफ देख पा रहा था। एक कमरे के अंदर हम दोनों एक दूसरे के लिए आज भी अजनबी ही थे। अपने मन की भावनाओं को तो मैंने कब का अपने अंदर ही दफन कर लिया था। अक्सर मेरे कमरे में आने से पहले ही वो सो जाया करती थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकल गया। उस दिन मैं जल्दी आ भी गया था। घर लौटकर जब फ्रेश होने के लिए कमरे में गया तो राधिका मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने माँ से पूछा कि माँ, राधिका कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। मेरा इतना पूछते ही माँ मुझे बेहद हैरानी से देख रही थी। मुझे उनका ये नजरिया कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि शायद घर में कुछ हुआ तो नहीं मेरे पीछे। माँ आगे कहने लगी कि कितने भुलक्कड़ हो तुम। कहने लगी, तुमने ही तो राधिका को अपने भाई के साथ बाहर जाने के लिए कहा था ना, इतनी जल्दी भूल गए? उनकी बातों को सुनकर मैं हैरान हो गया था। अब समझ आ रहा था मुझे कि राधिका क्यों गई होगी मेरे भाई के साथ। लेकिन घर में मैं अभी किसी और को कुछ भी बताना नहीं चाहता था जब तक मुझे कुछ साफ नहीं हो जाता। मैंने माँ को जानबूझकर कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, काम के चक्कर में ध्यान से ही निकल गया, और चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
मुझे लग रहा था कि शायद कहीं राधिका मुझे छोड़कर मेरे भाई के साथ चली तो नहीं गई। 10 तरह के ख्याल आ रहे थे मन में। कुछ ही देर में चाय लेकर माँ मेरे कमरे में आई। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो दोनों लौटे नहीं थे। कुछ देर हुई थी कि रूम का दरवाजा खुला और वो दोनों अंदर आए। मुझे देखते ही राधिका थोड़ी परेशान हो गई थी। मुझे कहने लगी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए देवर जी के साथ डॉक्टर के पास चली गई। ये बात सुनकर मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर ही अंदर मेरा मन तो सब जानता था कि क्या चल रहा है। पर मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी। उसने फोन टेबल पर रखा और वॉशरूम चली गई। मैंने उस दिन की कॉल रिकॉर्ड्स उसके फोन में चेक किया तो देखा कि उसमें उसकी बहन का भी नंबर था। मैंने सोचा कि उसकी बहन से ही एक बार बात करके देखता हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जैसे ही मैंने वो नंबर डायल किया, सामने से एक मर्दानी आवाज सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली सी दौड़ गई थी। यह आवाज मेरे लिए पूरी तरीके से एक अजनबी आवाज थी। वो आवाज मेरे भाई की तो नहीं थी। अब मुझे मेरे गुस्से पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। इस समय राधिका की भी बाथरूम से बाहर आने की आवाज आई तो फोन मेरा रखने ही जा रहा था कि फोन मेरे हाथ से टूट गया और नीचे गिर गया। उसकी डिस्प्ले भी टूट गई। राधिका इतने में बाहर आ गई थी। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया था। मैंने उसे पूछा कि आज तुम किसके साथ गई थी बाहर। मेरी बात को सुनते ही उसके चेहरे का रंग फिर फीका पड़ गया। इतनी देर में उसे उल्टी आई और वो वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में बाहर आई तो रोने लगी। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़कर बोलने लगी कि प्लीज आप मेरे बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचिए, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा किसी के साथ किसी तरीके का कोई गलत संबंध नहीं है। उसका इतना कहना ही था कि वो बेहोश होकर अचानक जमीन पर गिर गई। प्यार तो मैं उसे बहुत करता था, लेकिन ना जाने क्यों आज उसकी ऐसी हालत पर मुझे तरस नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूम रहा था। उतनी ही देर में मेरा भाई अंदर आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, तुमने क्या किया है इसके साथ। मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने अपने भाई को तुरंत राधिका से धकेलते हुए पीछे हटा दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की। मैंने आज तक कभी भी अपने भाई से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। इतने में माँ भी कमरे में आ गई और राधिका को देखकर बेहद डर गई। हम तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। रात के करीब 11 बज रहे थे। राधिका की बहन को भी हमने इस बारे में जानकारी दे दी थी। वो भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने राधिका को देखा और कुछ देर में उसको होश आ गया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसको क्या हुआ है तो उन्होंने बताया कि बीपी लो हो जाने की वजह से सब हो गया। आप इनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, ये बहुत कमजोर लग रही हैं। आज मैंने सोच लिया था कि 3 महीने होते ही मैं राधिका को तलाक दे दूंगा, क्योंकि आज अस्पताल में भी मेरा भाई राधिका का बहुत ध्यान रख रहा था। मैं तो चुपचाप बाहर जाकर बैठ गया था। 1-2 दिनों में अस्पताल से राधिका को छुट्टी मिल गई। अब मुझे राधिका से कोई मतलब नहीं था। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी। एक दिन मैं अपने काम से जल्दी वापस घर आ गया था और बाहर बैठकर ही चाय पी रहा था। मैंने देखा कि राधिका तैयार होकर कहीं जा रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं पूछा और उसका पीछा करने का सोचा। उसने एक ऑटो को रोका और वो निकल गई। मैं भी बाइक से उसका पीछा कर रहा था, तभी ऑटो एक क्लिनिक के बाहर आकर रुका। जब तक मैं अपनी बाइक को पार्किंग में लगा रहा था तब तक राधिका कहीं गायब सी हो गई। क्लिनिक में जाकर मैंने रिसेप्शनिस्ट से राधिका का नाम लेकर पूछा और उसे बताया कि वो मेरी पत्नी है। तभी उसने मुझे एक रिपोर्ट दी और कहा कि डॉक्टर के कमरे में चले जाइए, वो वहीं है। एक मन तो किया कि यहीं से वापस चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना आज राधिका से बिल्कुल सामने बात कर ही ली जाए। आखिर मुझे पता तो चले कि वो बार बार डॉक्टर के पास क्यों पहुंच जाती है, क्या परेशानी है उसको। राधिका से जितनी नफरत कर रहा था उतना ही कहीं ना कहीं मन में प्यार तो था ही मेरे। आखिर वो मेरा पहला प्यार थी। चाहे कितना भी दिखाऊं, कितना भी बोलूं कि मुझे उससे नफरत है, पर अंदर ही अंदर मुझे उसकी फिक्र होती थी। कैबिन में मुझे देखकर राधिका तुरंत कुर्सी से खड़ी हो गई और हड़बड़ा गई। मुझसे पूछने लगी, आप यहाँ? मैंने चुपचाप वो रिपोर्ट डॉक्टर को पकड़ा दी और डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयां दी और उसके बाद हम दोनों बाहर आ गए। मैंने राधिका से बेहद सख्ती से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती, कितना समय हो गया मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो कहने लगी, ठीक है मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, पर उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझेंगे और आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो आगे कहने लगी कि मुझे एक बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से मैं आपके साथ पति और पत्नी वाला रिश्ता कायम नहीं कर सकती। बात यह है कि जब मैं 14 साल की हुई तब मुझे पीरियड शुरू हो गए थे। बहुत
बहुत समय हो जाता था लेकिन रुकते ही नहीं थे। कई बार तो ऐसा रहा कि महीने महीने भर तक होते रहते थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। काफी जगह बात करने के बाद दीदी ने मुझे एक और डॉक्टर को दिखाया। तब तक मेरी उम्र भी 23 हो चुकी थी और आपका रिश्ता मेरे लिए आया था। उस समय मेरा इलाज ही चल रहा था। मम्मी पापा तो थे ही नहीं, सब कुछ दीदी ने संभाला हुआ था। आपका रिश्ता आया तो मैंने दीदी को कहा था कि मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। पर दीदी ने मुझे समझाया कि बहुत अच्छे लोग हैं, मम्मी पापा अब है नहीं, तुम और मैं ही हैं। पता नहीं बाद में इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा भी या नहीं। तुम शादी कर लो और कुछ ही समय में उनको सब कुछ बता देना। भाई भाभी थे पर वो मुझसे और मेरी बहन से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। दीदी कहने लगी कि पता नहीं भाई भाभी तुम्हारी शादी कहाँ कर देंगे। अब अगर तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया है तो तुम खुशकिस्मत हो। आपको हाँ करने से पहले मैंने डॉक्टर से बात भी की थी। डॉक्टर को मैंने बताया था शादी के बारे में, तो वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे ट्रीटमेंट के सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने दवाइयों का कोर्स पूरा कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक अपने पति को अपने पास मत आने देना, नहीं तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए सच्चाई बस इतनी सी ही है और यही है। मैंने आपसे यही बात छुपाई थी और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने यही सही किया था या मैंने गलत किया, लेकिन इस तरह की बात कभी भी आपको बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए मैंने शादी की पहली रात आपसे कहा था कि सिर्फ 3 महीने की बात है, उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरी किस बात की वजह से आपका शक मुझ पर गहरा गया था। आप मुझसे उखड़े उखड़े से रहने लगे थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैं सिर्फ आपको प्यार करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। मैंने उसी समय अपनी पत्नी से माफी मांगी और अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर लिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारा पूरा साथ देता और तुम्हारा बहुत ध्यान रखता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, इसलिए ही तो मैंने रिश्ता तुम्हारे लिए भिजवाया था। अगर तुम इतनी तकलीफ से गुजर रही थी तो तुम मुझे बताती तो सही। अपने आपसी मतभेदों को मिटाकर हम दोनों घर चले गए। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में। इसलिए हमेशा अपने साथी का पूरा भरोसा करें, पूरा विश्वास करें। अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो उसको जरूर बताएं। आपका साथी आपसे इतना प्यार तो करता ही है कि आपकी तकलीफ को समझेगा। चीजों को कई बार हम छुपा लेते हैं तो रिश्ते गलत मोड़ ले लेते हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं, और एक बार अगर शक का बीज किसी भी रिश्ते में आ गया तो वो रिश्ता कभी पनप नहीं पाता। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।